नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। आज इस सेशन में हम बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका मौलिक कर्तव्य। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि आपके नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और उनका वर्णन संविधान में कहाँ से कहाँ तक किया गया है और किस भाग में किया गया है। उसके बाद जो हम आज इस सेशन की बात करते हैं, इस टॉपिक में हम किसकी बात करने वाले हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। कि आपने सुना होगा अधिकार तो सब मांगते हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं, हमारे यहाँ भी अधिकार हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों अधिकार हैं तो कर्तव्य भी तो होंगे। देश की आपके प्रति जिम्मेदारी बनती है तो आपकी भी तो देश के प्रति जिम्मेदारी है या नहीं, हाँ या ना। जैसे कि आप कहते हैं अभी कल वोट डले जैसे आपके, तो आपने सुना होगा कि हमें सरकार ये योजना नहीं दे रही, वो योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अधिकार तो आप गर्व से कहते हैं, लेकिन आपका भी तो अधिकार है वोट देने का। क्या आपने वोट दिया था, हाँ या ना। तो आप भी अपने अधिकार जैसे आप मांगते हैं वैसे ही आप अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। आज हम देखते हैं कि हमारे संविधान में नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्यों की बात की गई है। तो जुड़ जाइए आप सब लोग, इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए आइए हम बात करते हैं किसकी, मौलिक कर्तव्य की। अब आपके मन में एक विचार आता होगा कि ये मौलिक कर्तव्य आए कहाँ से। तो हेडिंग डाल लीजिए आप। हेडिंग क्या डालनी है हमें, मौलिक कर्तव्य, है ना। मौलिक कर्तव्य। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके, इनका जो वर्णन है ये सोवियत संघ से लिए गए। कहाँ से लिए गए आपके, सोवियत संघ से। कहाँ से लिए गए आपके, सोवियत संघ से लिए गए हैं। अब बात देखिए सोवियत संघ से लिए गए हैं क्या होते हैं, पहले ये बात करते हैं हम। तो देखिए आपने सुना होगा कि जिस प्रकार अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। याद रखना कि एक संविधान में लाइन कही गई कि जिस प्रकार आधार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जहां पर अधिकार ना हो कर्तव्य कोई काम के नहीं होते, वैसे ही कर्तव्य विहीन अधिकार भी कोई काम के नहीं होता। आपके पास अगर कर्तव्य है और अधिकार नहीं तो भी कोई मतलब नहीं, और अगर आपके पास कर्तव्य ही कर्तव्य है और अधिकार नहीं तो भी कोई मतलब नहीं। इसलिए जो है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक हैं। ये आपको याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कैसे हैं, क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, नहीं, एक दूसरे के कैसे हैं, आपके पूरक हैं। अब देखिए जब इनकी बात की गई कि मौलिक अधिकार कब आए, तो क्या ये मूल संविधान में थे। तो याद रखना मौलिक कर्तव्य जो है आपके, इनका वर्णन, इनका वर्णन मूल संविधान में नहीं था। कहा नहीं था आपका, मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। जब इनका मूल संविधान में वर्णन नहीं था तो फिर कब आए थे। तो याद रखना एक डेट थी आपकी कब, 1975। एक डेट थी कौन सी, 1975 कि पहले तक आपके जो है संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। लेकिन जब 1975 आती है, उस समय जो आपकी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, इस समय तत्कालीन कौन थे आपकी, प्रधानमंत्री। अब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। 1975 की बात चल रही है आपकी, कब की बात है, 1975 की बात है।
तो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। इन्होंने भारत में आपातकाल लागू कर दिया था। इसकी घोषणा कर दी थी, तो आपको याद रखना इन्होंने जो भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। किसकी घोषणा कर दी गई? आपातकाल की घोषणा कर दी गई। जब आपातकाल की घोषणा की तो उसी समय एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था क्या? स्वर्ण सरदार स्वर्ण सिंह। क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह। याद रखना इन्हीं के समय जब जो प्रधानमंत्री थी तभी जिनका नाम क्या था? एक व्यक्ति जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठित की। अब याद रखना अगर पूछा जाए कि जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों की जो जानकारी है या हमें किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़े गए थे, तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा गया था। इतना अपने याद रखना है। जब इन्होंने इस समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। याद रखना इन्होंने क्या कहा था कि सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने क्या कहा कि संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है ना? इतना सा जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसकी जो अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य याद रखना किसकी अनुशंसा पर? तो आप कहोगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की अनुशंसा की गई। ठीक है ना? जब इन्होंने कहा तो इस समिति की अनुशंसा पर ही आपको याद रखना 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ आपका? 42वां संविधान संशोधन। अब मेरे प्यारे साथियों आपको कमेंट करके आंसर देना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप कहोगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 75 में ये इंदिरा गांधी का समय चल रहा था आपका, तभी ये समिति बनी। ऐसे ही करके आपको थोड़ा सा समय निकल आया और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? आ गया आपका 1976 में हुआ, जिसके तहत याद रखना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अब संविधान के भाग 4 में, संविधान के कौन सा है आपका? भाग 4 के ए या जिसको भाग 4 का मैं याद रखना आप लिखिए संविधान के भाग 4 में कौन सा का जोड़ा गया? कौन सा जोड़ा गया है? भाग 4 तो है, भाग 4 में भी कौन सा जोड़ा गया? का जोड़ा गया। अब जो का जो आया आपका, ठीक है ना, और अनुच्छेद कौन सा आया? और अनुच्छेद 51 का कौन सा आया आपका? अनुच्छेद कौन सा? 51 का के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को
मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत किसको संविधान में जोड़ा गया था? तो आप बताओगे भाग का को जोड़ा गया, भाग का में भी 51 का में भी किसको? तो आप बताओगे कि सर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य रखे गए थे? इनकी जो संख्या थी उस समय, पहले मूल संख्या, अगर पूछा जाए कि इनकी मूल संख्या कितनी थी, तो इनकी जो मूल संख्या थी वो 10 थी। याद रखना, जब संविधान के 42वें संविधान संशोधन हुआ उसमें हमने क्या रखा था? मौलिक कर्तव्य आए। तो मौलिक कर्तव्य मूल रूप से कितने थे आपके? याद रखना 10 रखे गए थे। कितने रखे गए थे आपके? तो 10 आपके रखे गए थे। फिर क्या हुआ आपका? इधर तक लिख लीजिए आप। चलिए देखिए, जब मूल कर्तव्य कितने हो गए आपके? 10 हो गए हैं। फिर क्या हुआ आपका? फिर आप लिख लीजिए 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ आपका? तो आपने कहा 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ आपका? 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ आपका? आप बताएंगे 2002। ठीक है ना? इसके तहत इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। याद रखना है, कब जोड़ा गया था आपका? तो आप बताओगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ आपका? 2002 में। इसके तहत 11वां जो है मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल आपका किया गया था। इसमें क्या दिया गया है? तो याद रखना, इसमें जो दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता या संरक्षक द्वारा अनिवार्य अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त प्रदान की जाएगी। और देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको माता पिता या संरक्षकों का कर्तव्य होगा वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। याद रखना, उन्होंने यही कहा है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जिनका वो संरक्षक हैं, मान लीजिए जिन्होंने पाल लिया है या जिनके बच्चे हैं, माता पिता हैं उनके, उनका एक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करें। ठीक है ना? और आपको पता है सरकार ने भी आपके 21 अनुच्छेद 21 में कहा है आपका कि जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी आपकी, है ना? कौन सी शिक्षा प्रदान की जाएगी? निःशुल्क शिक्षा आपके प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से आपके वो कर्तव्य हैं। हमने एक ही कर्तव्य के बारे में तो बात कर ली, अब आपके 10 कर्तव्य और कौन कौन से हैं, चलिए आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो हमने ये बात कर ही ली थी कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं क्या है आपके, तो आप ये भी याद रखना कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे हमने कहा था सोवियत संघ से लिए। कहाँ से लिए हमने? सोवियत संघ से लिए। इतना आपको याद रखना है। अब हेडिंग डाल लीजिए आप कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं हमारे, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए ना।
तो देखिए हम बात करते हैं कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य आता है, चलिए लिख लीजिए आप, पहला कर्तव्य लिखना कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी इसमें क्या कहा गया आपका, पहला है कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, एवं राष्ट्रगान, का आदर करें। जी आप लिख लीजिए कौन सा हमारा अधिकार है। पहला है कि हमें जो है संविधान जो हमारे लिए बनाया गया, जनता का संविधान जनता के लिए ही है ना, उसका आपको क्या करना है, पालन करना है। और उसमें जो आदर्श बातें की गई हैं, जो भी संस्था है आपकी, राष्ट्रध्वज है हमारा, राष्ट्रगान है, उसका हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं दूसरा कौन सा अधिकार है आपका। तो दूसरे जो अधिकार की बात करते हैं, बोले अधिकार नहीं, सॉरी, दूसरा जो हमारा कर्तव्य है उसका नाम है कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को प्रेरित करने वाले, लिख लीजिए आप, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले, आंदोलन करने वाले, सॉरी, आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, हम संजोए रखें, हम हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, और जो है उनका पालन करें। पढ़िए दूसरा पढ़ लीजिए आप, क्या कहा गया है इसमें। इसमें कहा गया है कि जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, है ना, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम स्वतंत्र हुए और हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं, उन्होंने जो आदर्श वाक्य बताए गए हैं, जो आदर्श बताए गए हैं, उनको हम हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं तीसरा हमारा कौन सा कर्तव्य है। तो हेडिंग डालिए, तीसरा कर्तव्य कौन सा है। तो आप लिखेंगे इसमें कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। यानी भारत की एकता, लिख लीजिए आप, भारत की एकता, अखंडता, एकता और अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखें। देखिए क्या कहा गया आपका कि भारत की एकता और अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखें और उससे अक्षुण्ण बनाए रखें। कैसे रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। देखिए अक्षुण्ण मतलब होता है आपका कि देखिए एकता और अखंडता से, हमारा जो भारत एक है, अखंड भारत है, इसका विभाजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
और जो है संप्रभुता। संप्रभु का मतलब होता है ऐसा कोई देश जो अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, जो अपने निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? आपका संप्रभुता कहलाती है आपकी। तो हमारा भारत संप्रभु ही बना रहे, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा भारत जो है संप्रभु कब बना था, तो आप बताएंगे भारत संप्रभु बना था आपको 1947 में, जिस दिन हमें आजादी मिल गई थी और भारत से पाकिस्तान आपका अलग हो गया था, ठीक है ना। कितने हो गए आपके? 3 कर्तव्य हो गए हैं। चौथा कर्तव्य कौन सा है वो लिख लीजिए आप। इसमें कहा गया है कि देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसमें कहा गया आपका कि देश की रक्षा करें तथा आवाहन करे जाने पर आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। ये हमारा कौन सा अधिक कर्तव्य बताता है? चौथा कर्तव्य बताता है। अब कौन सा आता है? अगला लिख लीजिए आप। अब 5th नंबर पे जो हमारा कर्तव्य है उसमें क्या दिया गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म जो धर्म भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ठीक है ना। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ऐसे जो है हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है? तो देखिए आप 5th नंबर के लिख लीजिए। इसमें क्या कहा गया आपका? तो आप कहोगे भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसता समरसता एवं भ्रातृत्व भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा राज्य धर्म भाषा राज्य या प्रदेश प्रदेश या वर्ग प्रदेश या वर्ग सभी प्रकार के भेदभावों से परे हो। परे हो, ठीक है ना। फिर क्या कहा गया है? एक और लाइन इसी में जोड़ी गई है, कौन सी? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अब पढ़िए इसको ध्यान से। इसमें कहा गया आपका कि भैया भारत के सभी लोगों में समरसता एवं भ्रातृत्व, यानी इसमें कहा गया है कि भारत के जितने सभी लोग हैं सभी आपस में समान रूप से रहे, ठीक है ना। एक दूसरे में भाईचारा का निर्माण की भाईचारे, हम एक दूसरे के भाई बहन, ऐसी भावना का निर्माण करें, ठीक है ना। जो धर्म भाषा राज्य प्रदेश वर्ग यानी सभी अपने भेदभाव पूर्ण से मुक्त होना चाहिए, ठीक है ना। और हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग कर देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इतना क्लियर है। अब हम अगली बात करते हैं। अगर नेक्स्ट जो हमारा कर्तव्य है 6 नंबर का, वो कौन सा है? तो लिखिए इसमें इसमें कहा गया कि हमारी
सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का जो महत्व को समझें और उनका परिरक्षण करें। इसमें क्या कहा गया है, हमारी, देखिए आप, कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं गौरवशाली परंपराओं के महत्व को समझें और उनका परिरक्षण करें। ये आपको याद रखना है। क्या कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को समझें और उनका परिरक्षण करें। जितनी भी हमारी ऐसी परंपराएं संस्कृतियां हैं, ठीक है ना, जो अपने आप में महत्व रखती हैं, हमें उनको खत्म नहीं करना है, बल्कि उनका क्या करना है, परिरक्षण यानी उनका संरक्षण करना है ना। यानी उन पे अगर कोई रुकावट आती है उनको करने में, तो हम उन रुकावटों को हटाएं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट जो कर्तव्य आता है, 7वें नंबर का कर्तव्य। 6 पढ़ लिए हमने कर्तव्य। 7वां कर्तव्य कौन सा है हमारा, तो इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, जीव, नदी, वन्य प्राणी, या जिसको हम वन्य जीव कहते हैं, उनकी रक्षा करें तथा उनका संरक्षण करें। ये हमें कौन सा बताता है, तो ये जो अधिकार हमें बताता है परिरक्षण करें, ये कौन सा कर्तव्य है हमारा, ये हमारा 7वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। हमें जो है प्रकृति या प्राकृतिक जो धरोहर है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगला जो कर्तव्य आता है उसमें क्या कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार कर और उसमें ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करनी चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसमें एक और लिख लेना, संरक्षण करें एवं प्राणी मात्र के लिए दया रखें। ये हमारे कितने हो गए, 7 हो गए हैं। अगला कर्तव्य लिखिए आप, 8 नंबर का कर्तव्य कौन सा है आपका, तो 8वां जो कर्तव्य है इसमें क्या कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा तथा सुधार की भावना का विकास करें।
ये हमें याद रखना है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है ना, उसके आधार पर हम मानववाद, ज्ञान अर्जन यानी और ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान में वृद्धि करें, ठीक है ना। वृद्धि करने के साथ उसमें सुधार की भावना का भी विकास हमें करना चाहिए। अगला कर्तव्य कौन सा है? 8 हो गए हमारे। 9th नंबर का कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसमें क्या कहा गया है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ये इसमें कहा गया है, ठीक है ना। अब जो आता है हमारा 10वां, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसमें क्या कहा गया है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। देखिए इसमें ये कहा गया है कि आप जो है व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े, ठीक है ना, सामूहिक रूप से आगे बढ़े, जिससे कि आप बढ़ेंगे, आपका विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छे कार्य करते हैं, तो आपके कार्य करने से आपके देश का भी नाम होता ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें यही कहा गया है, तो लिख लीजिए आप, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इसको लिख लीजिए। इसमें हमने लिखा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो ऐसे हमें हमारे मौलिक कर्तव्य जो अधिकार हैं, सॉरी मौलिक कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। यहाँ तक के जो हमने 10 कर्तव्य पढ़े हैं, ये हमारे मूल संविधान में पहले नहीं थे, जिनको 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। लेकिन मूल अगर पूछा जाता है आपसे कि हमारे केवल मूल कर्तव्य कितने हैं, तो मूल कर्तव्य हैं कितने आपके? 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? अब वर्तमान में कितने हैं आपके? तो 11। अब एक और कब आया है आपका? एक जो आता है अब हमारे लिए 11वां कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां जो कर्तव्य है उसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को
उनके माता पिता एवं संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये इसमें कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, है ना, उनके बच्चों को या तो वो माता पिता हो या कोई संरक्षक हो, उसको इनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, उनको पढ़ाया जाना पड़ेगा। ये कब जोड़ा गया था हमने? ये जोड़ा गया था कब? हमने 86वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा था आपका? 86वां संविधान संशोधन। अब आपके मन में फिर याद होना चाहिए कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप बताएंगे 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ आपका? 2002 में हुआ था। इतना अपने याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे मिलाकर कुल जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे कितने हैं? 11 है, ठीक है ना। अब देखिए, जब आप इतनी बात करते हैं, आप 11 के 11 मूल कर्तव्य देख लिए हैं। अब एक और बात आती है कि जो मूल कर्तव्य हैं, क्या है आपके जो मूल कर्तव्य आपको दिए गए हैं, और भी क्या आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या जो सिद्धांत हैं वो गैर न्यायिक हैं, तो क्या आपके ये मौलिक कर्तव्य न्यायिक हैं? क्या हम इनके लिए कोर्ट में जा सकते हैं? क्या सरकार हम पर केस कर सकती है या नहीं कर सकती? तो आप कहोगे इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। आपका कर्तव्य है, आपको अपने हिसाब से ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसके लिए आपके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। याद रखिए, ऐसे ही हम लिखेंगे इसमें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक, मतलब इनको न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता या न्यायालय में इनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या इनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति आपके इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके आप खिलाफ केस भी नहीं कर सकते। उसकी इच्छा है, आप अधिकार तो मांगते हैं, कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। जिम्मेदारियां मतलब आपके कर्तव्य भी हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। अब अगर पूछा जाए, एक बार और याद रखना, मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ है? तो आप कहोगे मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ है? भाग 4 का या 4A में। भाग 4A में भी कहाँ पर है? तो आप बताओगे 51 है। इतना अपने याद रखना है। और कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे थोड़ा सा और हम बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है। क्या क्वेश्चन आता है? तो आप इनको सुनना है, लिखना नहीं है। तो आपको पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है, तो आप बताओगे कि मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता होती है। तो इस सब का ये मतलब निकल के आता है कि आपको जो हमारा देश है, हमारा जो संविधान है, उसने प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए। जब अधिकार दिए हैं तो नागरिकों के अपने कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिससे कि वो व्यवस्था को बनाए रखें। दूसरा, असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। इसमें क्या कहा गया आपका कि मौलिक कर्तव्यों ऐसे लोगों के लिए असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं जो राष्ट्र का अपमान करते हैं, जैसे राष्ट्रध्वज का अपमान,
सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक अशांति को भंग करना। तो ये वो बताते हैं कि भैया आप जो कर रहे हो ये गलत है। याद रखना, अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा है जो असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी दे रहा है तो असामाजिक गतिविधियां की हरकतें कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये मौलिक कर्तव्य है वो उसको चेतावनी देते हैं कि आपने अधिकार मांगे थे तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, आप ऐसा ना करें। अगला क्या आता है कि अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। इसमें क्या कहा गया है कि ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अगला, ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं। ठीक है ना। अब एक और टॉपिक आता है कि कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करना। तो यह जो कानून की संवैधानिकता को निर्धारण करने में न्यायालय की मदद भी करते हैं। आपको कानून किस आधार पर बनाना है, कानून बनाने के लिए याद रखना मौलिक कर्तव्यों का की ही सहायता ली जाती है। फिर उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून जब संवैधानिक जांच के लिए न्यायालय में जाता है तो उसमें मौलिक कर्तव्य के घटक निहित हैं। ऐसे कानून को उचित माना जाता है। ये हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य रहते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। अब इसमें एक और आगे की राह क्या है कि मौलिक कर्तव्य केवल पांडित्य या तकनीकी उद्देश्य नहीं। याद रखना कि मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य केवल पांडित्य या तकनीकी नहीं है बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में शामिल किया गया था। क्या किया गया था, तो यह कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य केवल पांडित्य या तकनीकी उद्देश्य नहीं है, इनको जो है समाज में परिवर्तन लाने के रूप में शामिल किया गया था। समाज की सार्थक योगदान देने के लिए नागरिकों को पहले संविधान और उसके अंगों को समझाना होगा, जिसके लिए जन व्यवस्था और उसकी बारीकियों, शक्तियों और सीमाओं को समझना अनिवार्य है। इसलिए भारत में संवैधानिक संस्कृति का प्रसार बहुत जरूरी है। प्रत्येक नागरिकों को भारतीय लोकतंत्र में सार्थक हितधारक होने और संवैधानिक दर्शन को उसकी वास्तविक भावना में आत्मसात करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। फिर और क्या कहा गया है, मौलिक कर्तव्यों के उचित संवेदीकरण, पूर्ण संचालन और प्रवर्तनीयता के लिए एक समान नीति की आवश्यकता है जो नागरिकों को जिम्मेदार होने में काफी मदद करेगी। तो आपको याद रखना है कि ये सब जो हमने कहा गया है भैया, ये हमारा जो संविधान है वो हमें बताना चाहता है कि आपको कुछ अधिकार थे तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। जब जब आप इन कर्तव्यों को भूलेंगे तो ये संविधान आपको याद दिलाता रहेगा कि नागरिकों के भी अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। आशा है कि आपको ये मौलिक कर्तव्य जो है समझ में आए होंगे। ठीक है ना। तो आप इसको एक बार और पढ़ लें, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आप पेपर में देखने को मिलते हैं। ब्रेक के बाद। धन्यवाद।